Hello students, welcome to social science class. Today we are going to continue with our chapter 20 that we have started with our previous lecture, and the name of the chapter was Social Problems of India and Challenges. So in that chapter we have studied there are mainly two main problems of our Indian society, and that has become a hindrance for all the people of India, that is communalism and casteism. ये दोनों मेजर टॉपिक्स है जिनमें हमें ये चैप्टर में पूरा इसके बारे में ही स्टडी करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमको सामने आ रहे हैं. तो कम्युनलिज्म होता क्या है वो हमने स्टडी कर लिया है, स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म भी हमने स्टडी किया है. फिर भी अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर वापस से ये वीडियो लेक्चर देखिए, कहीं पे भी क्वेरी रहता है तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हेल्पिंग यू. नेक्स्ट हमने कास्टिज्म के बारे में पढ़ा और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है माइनॉरिटीज़, वीक और बैकवर्ड क्लासेस के जो भी जो पीपल है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए ताकि इन कास्ट और इन माइनॉरिटीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सके. आगे हमने माइनॉरिटीज़ के बारे में भी स्टडी किया. आज हमारा न्यू टॉपिक है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो स्टूडेंट्स हम ये जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SC एंड ST. तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो जो भारतीय संविधान है उस संविधान के अंदर कोई एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है SC और ST के लिए. This has been specially referred to by the order of the President on the advice of the Governor of the respective states. ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कट नहीं है. प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा और गवर्नर के एडवाइस के द्वारा रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ये चीज़ लागू की गई है. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provisions have been made to prevent caste based exploitation. हमारे भारतीय संविधान के अंदर काफ़ी प्रोविजंस रखे हैं ऐसे कास्ट में या तो ऐसी जातियों में जिन जातियों में ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है. तो ऐसी कास्ट के लिए, उन कास्ट को प्रिवेंट करने के लिए, उस कास्ट को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भारतीय संविधान में काफ़ी प्रोविजंस रखी गई है. टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू दैम थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड टू सी दैट दे प्रोग्रेस सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली. सो वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे भारतीय संविधान के अंदर काफ़ी प्रावधानें रखी गई है या प्रावधानें बनाई गई है जिसको हम इंग्लिश में प्रोविजंस बोलते हैं. तो किसके लिए प्रोविजंस बनाई गई है स्टूडेंट्स? प्रोविजंस उन कास्ट या तो उन जातियों के लिए बनाई गई है जिन जातियों का हमारे देश में काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. मतलब उन जाति का मतलब मतभेद हो रहा है कि ये जो जाति वो पिछली जाति है, ये बिल्कुल ही बैकवर्ड कास्ट के है. तो उन जातियों में ये मतभेद एक दूसरे में ना रहे, उन कास्ट को प्रिवेंट करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रोविजंस रखी गई है. कैसे प्रोविजंस? कि इन कास्ट में इंजस्टिस ना हो, इन कास्ट में इंजस्टिस हटाने के लिए, और इन जातियों में इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए. साथ ही साथ ये भी भारतीय संविधान देखता है कि ये जो जातियां हैं इनमें सोशली, सामाजिक, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक वे में, पॉलिटिकली और एजुकेशनली इन कास्ट का प्रोग्रेस हो, इन कास्ट में डेवलपमेंट आए. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट सेंटेंस है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 दोज कास्ट इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट. तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है. आपको MCQ या ब्लैंक्स या तो ट्रू और फॉल्स कोई भी वे में पूछा जा सकता है वन वर्ड में. आर्टिकल 341
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में क्या बोला हुआ है कि जो भी जाति इस शेड्यूल में इंक्लूडेड है, ऐसी जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है। वापिस रिपीट करते हैं, आर्टिकल कौन सा? 341 किसके लिए बना है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बना है। और आर्टिकल 341 में क्या बोला हुआ है कि जो भी जाति इस शेड्यूल के अंदर इंक्लूड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट। और आर्टिकल 342 नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आर्टिकल 342 किसके लिए बना है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बना है। मतलब जो भी जाति आर्टिकल 342 के शेड्यूल में इंक्लूड होती है, ऐसी जाति को क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, 341 है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। अब शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर कैसे कैसे लोग आते हैं, या तो कैसे कैसे लोग शेड्यूल ट्राइब के अंदर बिलोंग करते हैं। तो जो लोग फॉरेस्ट या तो माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो सबसे अलग है और जिनकी सामाजिक या तो बोला जा सकता है कि सामाजिक या तो उनकी जो कल्चरल लाइफ होती है वो दूसरे के कंपेयर में अलग होती है, ऐसे टाइप के लोगों को शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। तो आपको ये 1 या 2 सेंटेंसेस में पूछा जा सकता है कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर कैसे लोग रहते हैं या तो कैसे लोग बिलोंग करते हैं या इंक्लूड हुए हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो लोग फॉरेस्ट एरिया या तो माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ जो लोग जिनका ज्योग्राफिकल कंडीशन, जिनका सोशल और कल्चरल वेज ऑफ लिविंग है वो अलग है कंपेयर टू अदर्स, और जो लोग इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, ऐसे लोगों का समावेश शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर किया हुआ है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अभी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ है, फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को डेवलप करने के लिए और उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे प्रावधान बने हुए हैं भारतीय संविधान के अंदर। तो हम सबसे पहले उन प्रोविजंस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को डेवलप करने के लिए 2 प्रोविजंस रखी गई है। सबसे पहला है जनरल प्रोविजंस। तो ये याद रखना है, काफ़ी इजी है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। जनरल प्रोविजंस के अंदर 2 आर्टिकल है, आपको ये याद रखना है। आपको 2 आर्टिकल याद नहीं रह रहे तो आपको सीता और गीता याद रख सकते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 है संविधान का, और दूसरा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 29। तो अब आर्टिकल 15 के अंदर क्या दिया हुआ है वो हम स्टडी करते हैं। तो आर्टिकल 15 of the Constitution restricts discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. In addition to this, no condition can be imposed for entering shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or for using wells, lakes, bathing places, roads, for using places dedicated for public use completely or partially under control of state government. तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर 2 मेन टाइप्स है, या तो 2 मेन प्रोविजंस है। पहला है जनरल प्रोविजंस और दूसरा है स्पेशल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस के अंदर भी सब टाइप्स दिए हुए हैं आपको। उन सब टाइप्स में पहला है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 15 के अंदर क्या बताया हुआ है कि संविधान में ये चीज़ का रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। कैसे रेस्ट्रिक्शंस? के कोई भी जो भी लोग रह रहे हैं उनमें धर्म,
कम्युनिटी, कास्ट या बर्थ प्लेस के बेस पर कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। संविधान में ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी या किसी भी लोगों को या कोई भी इंडिविजुअल को धर्म है, कम्युनिटी है, कास्ट है, बर्थ प्लेस के रिलेटेड कोई मतभेद होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी जो है शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, उनको पूरी तरह से बोला जा सकता है कि उनमें कोई भी कंडीशन नहीं है, वो शॉप्स में एंटर कर सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट के जो प्लेसेस है वो भी, उनमें भी उनको पूरी तरह से एडमिशन है, उनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी की जो चीज़ है, चाहे फिर वो पब्लिक के लिए पूरी तरह से यूज़ में हो या पार्शियली यूज़ में हो, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको पूरी तरह से अधिकार है कि वो वेल्स, लेक्स, बाथिंग प्लेसेस हो, रोड्स हो, उनका जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आता हो वो पूरी तरह से एलिजिबल है उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। अब आते हैं आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 में क्या बोला हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल भारत के कोई भी कोने में रहता हो, वो अपनी खुद की लैंग्वेज, खुद की स्क्रिप्ट या खुद का कल्चरल सेटअप कर सकते हैं और उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चरल सेटअप को प्रिजर्व कर सके, उनको संभाल सके। दूसरा लिखा हुआ है कि अ पर्सन विल नॉट बी रिफ्यूज्ड एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज टू एनी इंस्टीट्यूशन रन एंड मेंटेन विद फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 29 में एक तो पहली चीज़ ये लिखी हुई है कि कोई भी इंडिविजुअल भारत देश के कोई भी कोने में रहता हो, उसको पूरी तरह से रिलैक्स है या पूरी तरह से छूट छाट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर का सेटअप कर सकते हैं, उसको ये पूरा अधिकार है। और साथ ही साथ वो अपने इस सेटअप को या तो ऐसे कल्चरल सेटअप को प्रिजर्व कर सके, उसको संभाल सके। दूसरी चीज़ इसमें लिखी हुई थी कि कोई भी इंडिविजुअल जो SC या ST कास्ट से बिलोंग करता हो, उसको कोई भी धर्म, जाति, भाषा के बेस पर एडमिशन मिलना चाहिए, कोई मतभेद होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट से जो भी फाइनेंशियल मदद मिलती है उस पर भी वो पूरी तरह से उनके पास राइट है कि वो हेल्प ले सके। तो जनरल प्रोविजंस के अंदर हमने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 के बारे में स्टडी किया। अब आते हैं हम स्पेशल प्रोविजंस के ऊपर। तो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर नंबर 1 में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अ स्टेट वुड टेक केयर ऑफ द एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द स्टेट, especially scheduled caste and scheduled tribe will be protected against injustice and exploitation। तो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर आर्टिकल 46 में बोला जा सकता है मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हुए हैं कि क्या बताया हुआ है कि वो जो भी देश के राज्य को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लोग SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हो उनको एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिकल चीज़ों का ध्यान रखना है, उनकी ये ज़रूरतों को पूरा करना है। और साथ ही साथ राज्य को, स्टेट को ये भी ध्यान देना है कि SC और ST के जो लोग हैं जो बिलोंग करते हैं इस कास्ट से, उनको ये चीज़ से अन्याय नहीं मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। ये किसका काम है? स्टेट का। और ये स्टेट पॉलिसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में ये दिया हुआ है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट फील्स दैट द बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट represented proportionally in government jobs, the state government will have right to provide reservation in jobs and appointments। तो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर सेकेंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में ये मेंशन किया गया है कि राज्य सरकार को अगर ये महसूस होता है या उनको ये लगता है कि बैकवर्ड का कास्ट को जॉब्स जो गवर्नमेंट में उनको
अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो जॉब्स और अपॉइंटमेंट्स में एससी या एसटी के लोगों के लिए रिजर्वेशन सीट्स पहले से ही रख दे। तो ये किसके पास ये राइट है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332 एंड 334 some seats in legislative assembly and parliament are reserved for SC and ST. There is no reservation of seats in Rajya Sabha. तो आर्टिकल 330, 332 और 334 के तहत ये लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन सीट्स होती है एससी और एसटी कास्ट के लिए। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट, पंचायत बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत, मतलब इलेक्शंस के लिए या इनमें एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन रखी जाती है ताकि ऐसे कास्ट के लोगों के साथ अन्याय ना हो सके। बट जानने वाली बात ये है कि राज्यसभा में कोई भी सीट्स का रिजर्वेशन कोई भी कास्ट के लिए नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी। वही चीज़ मैंने आपको आगे भी बता दी कि एससी और एसटी कास्ट के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपालिटी के लिए भी। मतलब जो भी मेंबर्स ग्राम पंचायत के हो और म्यूनिसिपालिटी के अगर वो मेंबर्स बनना चाहते हैं तो एससी एसटी के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है। बाकी अदर प्रोविजंस क्या है कि 5 ईयर जो प्रोग्राम होता है तो उन 5 ईयर जो प्लानिंग या 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर हॉस्टल्स होती है, एससी एसटी कास्ट के लिए हॉस्टल्स ओपन की जाती है। साथ ही साथ अलग अलग स्कीम्स भी रखी जाती है कि एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सके। काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी रखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी सीट्स रखी जाती है एससी और एसटी के लिए ताकि उनको समान अधिकार मिल सके। और एक बात और डिस्कस करनी है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है तो वहाँ पर एससी एसटी कास्ट के लिए एज में भी रिलैक्सेशन रखी जाती है। साथ ही साथ फीस में भी रिलैक्सेशन रखी जाती है। क्वालिफिकेशन में भी उनको एग्जेम्पशंस मिलता है या रिलैक्सेशंस मिलता है। तो यहाँ पर एससी एसटी कास्ट के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस रखे हैं जिनसे उनको समान अधिकार मिल सके और ऐसे कास्ट के लोगों को भी लोगों के लिए डेवलपमेंट का ये चीज़ कर सके। सो आई होप आप यहाँ तक क्लियर है। अभी हम आते हैं प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। सो प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि कोई भी एससी कास्ट के जो भी इंडिविजुअल्स हो या ऐसे कोई जाति हो उनके साथ अछूत या छूत अछूत वाला जो भी अनटचेबिलिटी होता है वो टोटली हटा देना है। और अगर इसकी कोई भी प्रकार की जो भी कोई प्रैक्टिस अगर ऐसी कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक तरीके से पनिशेबल क्राइम है। तो ये आर्टिकल 17 के अंदर मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं आर्टिकल 25। तो एक बार आर्टिकल्स को रीड करना सही रहेगा क्योंकि आर्टिकल्स की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लियर कट है और वो हमें रीड आउट करना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 states are given right to frame a law or continue any existing law which permits the public institution for social welfare or reforms to keep Hindu religious institution open to all Hindus। तो पहले धीरे धीरे हम स्टडी करते हैं क्या दिया हुआ है हाफ हाफ सेंटेंस करके। तो आर्टिकल 25 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राज्य के पास पूरा अधिकार है कि वो एक नया कानून बना सकता है, एक नया कानून फ्रेम कर सकता है। या तो राज्य के पास पूरा अधिकार है कि जो भी कानून ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको जारी रखे या कंटिन्यू रखे, जिससे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो सोशल वेलफेयर या तो कोई बदलाव का काम करे। तो यहाँ पर वापस रिपीट कर रही हूँ, राज्य के पास पूरा अधिकार है कि वो एक नया कानून बना सकता है या तो वो
जो एग्जिस्टिंग लॉ जो चल रहा है उसको कंटिन्यू कर सके। साथ ही साथ राज्यों को पूरी अथॉरिटी है कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को रन करे, जिससे एससी कास्ट के लोगों को वेलफेयर मिल सके और उनमें डेवलपमेंट भी हो सके, ऐसे रिफॉर्म्स जारी करें। साथ ही साथ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी सारे हिंदूज के लिए ओपन रखे। अब यहाँ पर here the world will not come, here the word Hindu includes Sikhs, Jains and Buddhist, and Hindu religions institutions includes all religious institutions of Sikhs, Jains and Buddhist। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि हिंदू के जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो हिंदूज के लिए ओपन रखे जाए। तो यहाँ पर हिंदू का हिंदू वर्ड का मतलब क्या होता है? सिख, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन। तो यहाँ पर जो भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर सिख, जैन और बुद्धिस्ट जैसे जो रिलीजन है उनको भी इस चीज़ के लिए अनुमति दी जाती है। आगे है प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एसटी के लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो भी हम स्टडी करते हैं। द आर्टिकल 19 इन द क्लॉज 5 empowers the governors of the state to impose restrictions in the interest of SC over the right to unrestricted movement of people to any region, to settle down there, to acquire property or to carry out any businesses or trade। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में ये दिया हुआ है कि स्टेट के गवर्नर को ऐसे जो भी है बदलाव लाने चाहिए जिससे एससी के लोग कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सके, कहीं पे भी कोई भी इलाके में रह सके, कहीं पे भी वो अपना बसेरा कर सके। उनके पास एससी के लोगों के पास ऐसा अधिकार मिला जाए कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके और साथ ही साथ कहीं पे भी वो धंधा या तो व्यापार कर सके, बिजनेसेस या तो ट्रेड कैरी आउट कर सके। Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal regions about land transactions, money lending and other exploitation of ST and to frame special laws to protect them। तो ऐसे अधिकार की अथॉरिटी देकर गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ट्राइबल कास्ट या ट्राइबल रीजन्स में जो भी इनजस्टिस हो रहा है या जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको वो हटा सके। तो ये था प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स।